नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 इंसानों के इतिहास का सबसे खूंखार वॉर रहा है। Giving everything they have. कितने ही बड़े बड़े शहर तहस नहस हो गए पूरी तरह इस वॉर में। लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन, आज के दिनों के ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक इवेंट्स को ट्रेस बैक किया जा सकता है इस एक वॉर से। दोस्तों, आज तक हमने बहुत बार पढ़ा है वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में और वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी, लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डेप्थ तक समझेंगे कि वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ और स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझेंगे कैसे इसको आगे बढ़ाया गया और ऐसा क्यों हुआ और इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े। तो आइए समझते हैं वर्ल्ड वॉर की इस कहानी को इस पूरी वीडियो में। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1919 से और ये वो साल था जिसमें वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ और सब चीज़ ख़त्म हो गई और एक फेमस ट्रीटी पीस पर साइन कराया गया जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल। इस पूरी ट्रीटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था, आर्टिकल 231। इसमें लिखा हुआ था कि वर्ल्ड वॉर में जितनी भी जो है लॉसेस हुए हैं या जितने भी नुकसान हुए हैं उस सब का भरपाई जो है वो जर्मनी करेगा। इस क्लॉज को वॉर गिल्ट क्लॉज का भी नाम दिया गया। एक्चुअली में कहा गया कि जितना भी ये वॉर में नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी के भी द्वारा हुआ हो, लेकिन उसकी भरपाई जो है जर्मनी करेगा। एक्चुअली में ब्रिटेन और फ्रांस जो चाहते थे उनको जर्मनी को इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे करनी पड़े, वो सारा नुकसान जो है जर्मनी से निकालना चाहते थे। इसका नतीजा ये कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को $33 बिलियन फाइन करना पड़ा इन सभी देशों को। और इसके बावजूद आज के समय में जो पैसा है ये है $270 बिलियन और ये पैसा इतना ज़्यादा होता है आप यकीन नहीं करोगे कि सन 2010 में जर्मनी ने इसकी लास्ट पेमेंट करी। और ये पैसा आता कहाँ से है? ऑब्वियस सी बात है, लोगों से और देश से। लगभग जर्मनी को 100 साल लग गए इस फाइन को भरने में, इस पेमेंट को करने में। इस फाइन की फर्स्ट पेमेंट जाती है 1921 में और इसके जस्ट बाद इन जर्मनी में देखी जाती है बहुत ही भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी की करेंसी उस वक्त थी जर्मन मार्क और ये इतनी तेज़ी से डिवैल्यू हुई आप यकीन नहीं करोगे। साल 1922 में बर्लिन के अंदर एक ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट थी 160 मार्क्स और उसी साल यानी कि अगले 1923 में इसी ब्रेड के पैकेट की वैल्यू बर्लिन के अंदर 200 बिलियन मार्क्स हो गई। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी का हुआ सत्यानाश और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और इस सभी हालातों के अंदर इस कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो कि अपने भाषणों के द्वारा लोगों को पागल बनाना बहुत अच्छे से जानता था। साल 1929 में जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देखा जाता है और इसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती रहती है। 1933 में काफ़ी सारे लोग बेघर हो जाते हैं और 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और बच्चे भूख से मर जाते हैं। नतीजा ये कि इसी साल 1933 में हिटलर अपने आप को जर्मनी का डिक्टेटर घोषित कर देता है और अपने हाथों में पूरा कंट्रोल आने के बाद हिटलर अपने सपने जर्मन एम्पायर को पूरा करने निकल पड़ता है। जर्मन रिहाइश एक ऐसा राज्य है जो कि रेशियली प्योर होगा, जहाँ पर सिर्फ आर्यन रेस के ही लोग रहेंगे और ज्यूज और इस्लाम का वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। और इसी विज़न के चलते हिटलर की नज़र दूसरे देशों पर भी जाती है और सबसे पहले वो ऑस्ट्रिया के अंदर घुसकर वहाँ की मिलिट्री से लड़ाई कर वहाँ पे अपना कब्जा कर लेता है। अब ऑस्ट्रिया पर पूरी तरह कब्जा जमाने के बाद हिटलर की नज़र जाती है दूसरे देश पर, चेकोस्लोवाकिया।
और ये जो इसके जो बॉर्डर था उसके जो आसपास का जो रीजन था वो था सुडेटेनलैंड। तो यहाँ पर हिटलर जो है फॉर एन एक्सक्यूज़ यूज़ करता है कि यहाँ के लोग तो भाई फॉर श्योर हमारे ही होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग रहते थे उसमें से 30 लाख लोग जो थे वो जर्मन के थे। तो यहाँ पे वो क्लेम करता है कि ये तो हमारा ही होना चाहिए। और यहाँ पर एंट्री होती है हमारी कहानी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलैन की, जो कि ये सोचते हैं कि जो हिटलर कह रहा है उसको वो दे देते हैं। अगर उसको वो दे देंगे तो फिर कोई वॉर नहीं होगी, क्योंकि वो किसी भी हालत में एक और वॉर नहीं चाहते थे। तो इस रीज़न से 1938 में एक म्यूनिक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. इसके तहत सुडेटेंट का ये रीज़न जो है एडोल्फ हिटलर को दे दिया जाता है और इसके दौरान उसको बोला जाता है कि अब आप किसी भी तरह की वॉर नहीं करेंगे। और एडोल्फ हिटलर चेकोस्लोवाकिया का ये एक टुकड़ा खुशी खुशी ले लेता है। लेकिन एक भी साल नहीं होता और ये म्यूनिक एग्रीमेंट को तोड़ने में। मार्च 1939 में एडोल्फ हिटलर अपनी आर्मी के साथ जाता है और चेकोस्लोवाकिया के जितने भी बचे हुए रीजन होते हैं वहाँ पर हमला कर देता है, इन्वेड कर देता है और उसको आसानी से जीत लेता है। लेकिन थोड़ी बहुत लड़ाई वहाँ पर होती है, लेकिन वो जीत जाता है इन दी एंड। और इसके साथ साथ वहाँ के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक तो जर्मन टेरिटरी जिसको वो जीत लेता है और दूसरा जो है एक होता है वो वहाँ पर पपेट सरकार बनाई जाती है स्लोवैक रिपब्लिक करके। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है इस सब के लिए। विंस्टन चर्चिल ने बहुत फेमसली कहा था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, यू वर गिवन द चॉइस बिटवीन वॉर एंड डिसऑनर, यू चूज डिसऑनर एंड यू विल हैव वॉर। और अब चेकोस्लोवाकिया पे कब्जा करने के बाद हिटलर की नज़र पड़ती है दूसरे देश पर और वो देश था पोलैंड। 1 सितंबर 1939 10 लाख जर्मन ट्रूप्स पोलैंड की तरफ चलने लगते हैं। ये सोचते हैं कि नॉर्थ और साउथ दोनों से हमला हुए और इसी समय सारे देश जो है हक्के बक्के रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। यूके और फ्रांस सोचते हैं कि अगर जर्मनी ऐसे ही सब कंट्री पर धीरे धीरे अपना कब्जा करता रहेगा तो हमारा नंबर भी आएगा, तो पूरे देश का क्या होगा और पूरी दुनिया का क्या होगा। इसलिए वो और टॉलरेट नहीं कर सकते, वो उसको वार्न करते हैं। यूके उसको एक वार्निंग देता है जर्मनी को कि अगर आपने पोलैंड पे इन्वेशन करा या फिर उस पर कब्जा करा, वॉर को डिक्लेयर कर देंगे। जो हिटलर होता है वो एकदम इग्नोर कर देता है इनकी धमकियों को और वो आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि तो उसको अपना विज़न देखना है, ठीक है, जो उसने जर्मन एम्पायर का विज़न देखा है। तो होता क्या है, जब वो चलने लगता है तो यहाँ पर जो यूके है वो एक वॉर को डिक्लेयर कर देता है और इसके बाद फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ये सब भी वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं जर्मनी के अगेंस्ट। यूके के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन अनाउंसमेंट करते हैं ब्रॉडकास्ट रेडियो पर। I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. ये जो पॉइंट ऑफ टाइम था दोस्तों, इस पीरियड को फोनी वॉर कहा गया। फोनी वॉर का मतलब होता है कि ऐसी झूठ मूठ की लड़ाई होना या फिर लड़ाई ना होना, ऐसी अफवाह फैलाना। और इसके दौरान जो था दोस्तों, ये सभी कंट्री ने बोला तो था कि हम सभी जो है डिक्लेयर करा था, हम सभी वॉर करेंगे जर्मनी के खिलाफ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब 8 सितंबर को काफ़ी सारे ट्रूप्स गए जर्मनी की तरफ से पोलैंड को 8 सितंबर 1933 में, तो उन्होंने एक हफ्ते में ही पूरे पोलैंड को जीत लिया। उनकी तरफ से, इन सभी कंट्रियों की तरफ से कोई भी मिलिट्री हेल्प पोलैंड को नहीं मिली। और जो पोलैंड की
जो आर्मी थी, जो पोलैंड की मिलिट्री थी, वो ही पूरी ओल्ड फैशन थी। जैसे पहले घोड़ों पर जाया करते थे या फिर भालों से इस्तेमाल करा करते थे, तो वो ज़्यादा इतनी एडवांस नहीं थी। एक हफ्ते के अंदर अंदर एडोल्फ हिटलर ने पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लिया। पोलैंड पर ना ही केवल जर्मनी कब्जा करता है, इसके साथ साथ यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन भी पीछे से हमला कर देता है। तो जो पोलैंड होता है वो दो भाग में विभाजित हो जाता है। एक हिस्सा जो है जर्मनी के पास आ जाता है और एक हिस्सा जो है सोवियत यूनियन के पास आ जाता है। और यहाँ पे जो सोवियत यूनियन है वो क्लेम करता है कि ये वाला हिस्सा पहले पोलैंड से पहले हमारा ही था, तो इसलिए हमने वहाँ पर कब्जा करा। इसी दौरान अब हिटलर की नज़र नॉर्वे और डेनमार्क पर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत छोटे देश भी हैं और इसके साथ साथ वो जो है जर्मनी के पास भी है। तो वो अप्रैल 1940 में पूरी स्ट्रेटेजी बनाता है कि कैसे इन पे कंट्रोल करा जाए, कैसे इनको कब्जे में लिया जाए। और 9 अप्रैल 1940 में इन पे जो है वो स्ट्राइक कर देता है, एयर स्ट्राइक। और ये वॉर भी कोई ज़्यादा दिन नहीं चलती और वो जो है नॉर्वे जो गवर्नमेंट होती है वो जान बचाकर जा पहुंचती है लंदन में। लेकिन अब यूके के अंदर जो सरकार की सत्ता विंस्टन चर्चिल के हाथ में आती है और सेम दिन 10 मई को जो हिटलर है वो लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, बर्लिन, इन सब जगह पर वो जो है हमले का ऐलान कर देता है। और सबको लगता है कि अब ये एक ऑल आउट वॉर का ऐलान था और सबको लग रहा था कि अब हिटलर रुकने वाला नहीं है। 15 मई 1940 में जर्मनी सेडान को अपने पूरे कब्जे में ले लेता है, उस पर पूरा इन्वेडेड कर लेता है। और इसी दौरान 22 जून यानी कि थोड़े दिनों बाद 22 जून 1940 में भी फ्रांस जो है घुटने टेक देता है हिटलर के आगे। जुलाई 1940 तक कहानी ये थी कि हिटलर ने अपने आसपास के सभी देशों पर जो है अच्छे से कब्जा कर लिया था। फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड, सभी लग्जमबर्ग, सभी आसपास के देशों पर उनने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब आप सोचोगे कि अमेरिका तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो अमेरिका जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। ये सब कंट्री ही आपस में लड़ रही थी, लेकिन अमेरिका इन सब से अलग था। वर्ल्ड वॉर 2 से अपने आप को अमेरिका ने अलग रखा हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ साथ दूसरे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो गए लड़ाई के अंदर और काफ़ी लड़ाइयाँ छोटे छोटे जगहों पर होने लगी। इन दी एंड जापान और अमेरिका भी इनमें शामिल हो गए। कुछ लोग जर्मनी और यूएसएसआर के साथ थे और कुछ लोग ब्रिटेन और फ्रांस के साथ थे। जो अमेरिका था वो साथ दे रहा था ब्रिटेन और फ्रांस का, यहीं जापान जो था वो यूएसएसआर और जर्मनी का साथ दे रहा था। तो जब ये लड़ाई और होने लगी तो 5 साल बीत गए। 1945 में 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 रीजन हिरोशिमा और नागासाकी पे बम ड्रॉप कर दिए, एटम बॉम्ब ड्रॉप कर दिए। उससे इतना ज़्यादा ब्लास्ट हुआ, काफ़ी सारे लोग उसके सदमे में मर गए और काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसको लेकर जो देखा गया कि उस बम से जो है इस वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ और इन दी एंड जो हिटलर था उसने अपने आप को गोली मार दी और इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर का एंड हो गया। और यहीं अगर मैं आपको मेन टॉपिक इसमें बताऊं तो हमारी जो देश था उस टाइम गुलाम था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की जो लड़ाई हो रही थी वो हो रही थी जर्मनी से। अब उन्होंने ऐसा कहा, जो गांधी जी थे हमारे महात्मा गांधी जी, उनसे ऐसा कहा कि आप हमारे को कुछ फोर्सेस दे दीजिए अपने इंडिया की, अगर हम जीत जाते हैं तो हम आपके देश को रिहा कर देंगे, हम आपको फ्रीडम दे देंगे, ठीक है। तो गांधी जी इस चीज़ को लेकर एग्री हो जाते हैं और उन्होंने साइन कर देते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रूप्स जो हैं इंडिया से जाते हैं, काफ़ी सारी सेना यहाँ से जाती है और इन दी एंड 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाता है 2 बम गिरकर और हिटलर अपने आप को गोली मार देता है, ठीक है। तो जब ये ख़त्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू साइन आपको जो है हमारे को फ्रीडम देनी थी। तो ब्रिटिश जो लोग थे वो यहाँ पर पार्टीशन करके चले जाते हैं और इन दी एंड हमारे को भी 1947 में आज़ादी मिल जाती है। और अगर आपको इंडिया के पार्टीशन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेनी है, पता करना है कैसे हुआ, तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।